नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां आमिर सुबहानी को वीआरएस मिल गया है। 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे आमिर सुबहानी। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह सूचना अब जारी की है। ब्रजेश मेहरोत्रा को मुख्य सचिव बनाया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। आमिर सुबहानी को वीआरएस मिला है और ऐसे में इस वक्त ब्रजेश मेहरोत्रा जो हैं वो मुख्य सचिव के तौर पर अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर अब सूचना भी जारी कर दी है। और संवाददाता इस वक्त संजय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ब्रजेश मेहरोत्रा का नाम पहले से भी चर्चाओं में। ब्रजेश मेहरोत्रा अब मुख्य सचिव के तौर पर आने वाले वक्त में योगदान देते हुए भी दिखेंगे, लेकिन इस वक्त वीआरएस जो है आमिर सुबहानी को मिल गया। एक बड़ी खबर। जी, निश्चित तौर पर बिहार के लिए बड़ी खबर है। मुख्य सचिव के तौर पर आमिर सुबहानी का जो कार्यकाल था वो कई कामों के लिए याद किया जाएगा। और हालांकि नियम है कि 3 महीने पहले वीआरएस के लिए आवेदन दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने आमिर सुबहानी ने चूंकि 1 सप्ताह पहले ही आवेदन दिया था, इसलिए सारे जो नियम है, कानून है, जो कड़े कानून है, उसको शिथिल करते हुए आमिर सुबहानी को जो वीआरएस है उसकी स्वीकृति दी है। हालांकि इसके पहले वीआरएस की स्वीकृति देने के पहले राज्य सरकार ने उन्हें रेगुलेटरी कमीशन यानी विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया था। और ब्रजेश मेहरोत्रा जो राज्य के नए मुख्य सचिव होंगे, उनका कार्यकाल आज से प्रभावी माना जाएगा। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब वीआरएस की अनुमति भी मिल गई है। आमिर सुबहानी को दोपहर के बाद ब्रजेश मेहरोत्रा जो है वो राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लेंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए बड़ी खबर। अब ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव, जबकि आमिर सुबहानी रेगुलेटरी कमीशन यानी बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। ब्रजेश मेहरोत्रा को मुख्य सचिव बना दिया गया है और ये माना जा रहा है कि आज ही वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ऐसे में आमिर सुबहानी जिस वीआरएस के इंतजार में थे वो वीआरएस उन्हें हासिल हो गया। इसे लेकर नीतीश कुमार की सहमति के बाद जो पत्र है वो अब जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सूचना के तौर पर। वहीं दूसरी बड़ी खबर दर्शकों को बताते चले, वोट के बदले नोट। जी हां, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम पुराने फैसले से सहमत नहीं हैं। उन्होंने सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिश्वतखोरी किसी भी संसदीय विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि एमपी एमएलए को छूट नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि भाई सांसदों और विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने का मुकदमा चलाया जा सकता है। बता दें कि 1998 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम रिश्वत कांड में 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि ऐसे मामलों में सजा नहीं दी जा सकती है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता का जस्टिस पर भरोसा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा। या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। सांसदों और विधायकों के द्वारा सदन में पैसे लेकर वोट देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने यह माना कि अगर सांसद और विधायक पैसा लेकर वोट मांगते हैं या फिर पैसा लेकर सदन में
कोई सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव के उस फैसले को पलट दिया, जिस फैसले में कहा गया था कि अगर सदन में कोई भी सांसद या विधायक पैसे लेकर वोट देता है तो वो विशेषाधिकार समिति का मामला बनता है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए अगर कोई भी सांसद या विधायक इस प्रकार का काम करता है तो वो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं पटना ज्ञान भवन में बिहार जलवायु सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और कई मंत्री भी शामिल हुए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान रिमोट का बटन दबाकर कई परियोजनाओं का शुभारंभ यहां से किया है और ज्ञान भवन में क्लाइमेट एक्सचेंज कॉन्क्लेव की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर दोनों डिप्टी सीएम, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर इस दौरान मौजूद। और कोशिश ये की जा रही है, एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन यहां पर किया गया है, जिसमें डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार सरकार हालांकि पहले से बहुत सारे कार्य कर रही है, लेकिन अब उसमें और ज्यादा द्रुत गति से कार्य किए जाएंगे। परिवर्तन में जो लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आने वाला संतति, हमारा आने वाला भावी पीढ़ी, ये हम लोगों के किए हुए कारनामों के परिणाम का फल न भोगे। आज से हम सतर्क सावधान हो जाएं ताकि वायु परिवर्तन में कम से कम हो, प्रकृति के अनुकूल वातावरण रहे और आने वाला पीढ़ी सजगता से आगे बढ़ सके। तो भोजपुरी स्टार्स का सियासी प्रेम जग जाहिर है और भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार राजनीति में काम कर भी रहे हैं, तो कई अपनी सियासी पारी शुरू करने की जुगत में लगे हैं। इस लिस्ट में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है और कुछ दिन पहले ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम में भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह का नाम भी शामिल था। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया, जिस पर पवन सिंह ने खुशी जाहिर की, लेकिन बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पवन सिंह के इनकार के बाद से कयासबाजी और सियासबाजी दोनों ही तेज हो जाती है, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से पवन सिंह की मुलाकात होती है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। प्रभारी मंगल पांडे भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। जो जानकारी इस वक्त आ रही है, बीजेपी की पहली लिस्ट में पवन सिंह का नाम था, लेकिन आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दिया गया था कि भाई आप वहां से जाकर अपनी सियासी पारी की शुरुआत कीजिए, लेकिन पवन सिंह ने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो वहां से नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे उन्होंने कहा कि मेरी कुछ व्यक्तिगत कारण इसमें जरूर है, लेकिन अब इस वक्त जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी हुई है, उनके साथ मंगल पांडे की मौजूदगी भी बताई जा रही है कि उस दौरान वो भी उनके साथ मौजूद थे। और ऐसा ये भी माना जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही पवन सिंह ने नाम वापस लिया है। ये उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं लिया है। पार्टी पवन सिंह को कहीं और से चुनाव लड़ाना चाहती, यानी आने वाले वक्त में पवन सिंह को दूसरी सीट दी जाएगी। और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमितेश, मुलाकात जेपी नड्डा से हुई, तो क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि अगर आसनसोल सीट नहीं तो फिर कौन सी सीट पवन सिंह को दी जाएगी, उन्हें सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? देखिए, लगभग 1 घंटे से मुलाकात चल रही है जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। 12 बजे के आसपास पवन सिंह पहुंचे हैं जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास, और उनके साथ में पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे भी मौजूद हैं।
तो मंगल पांडे भी साथ में है और आसनसोल से टिकट दिया गया था। जो सूत्र बता रहे थे उसके मुताबिक जिस तरह से बंगाली अस्मिता का मुद्दा टीएमसी ने उठाया, पवन सिंह ने कुछ गाने गाए थे पहले, भोजपुरी गाने, उसमें बंगाल को लेकर ये के कुछ कमेंट था, उसको लेकर के सूत्र बता रहे हैं कि आपत्ति थी और टीएमसी के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था। बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट भी किया था। उसके बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और कहा गया पवन सिंह को कि आप इस तरह से ट्वीट कीजिए, और पवन सिंह ने अपने कदम को पीछे खींचा, चुनाव लड़ने से इनकार किया। लेकिन आज की मीटिंग में इस बात पर चर्चा होगी कि आगे पवन सिंह को किस तरह से आगे इस्तेमाल करना है और आगे क्या उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, दूसरे स्टेट से क्या होगा, उसको लेकर के रणनीति बनाई एक और बड़ी खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि अब उस आसनसोल सीट से अक्षरा सिंह को मौका दिया जा सकता है, चुनाव वो लड़ सकती हैं। इस बारे में अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी हर रणनीति पर काम कर रही है, चर्चा कर रही है कि अगर पवन सिंह पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके बदले किसको वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल के लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा है आसनसोल में। यही कारण है कि टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा वहां से उपचुनाव जीते थे और यही वजह है बीजेपी भी इसी तरह से किसी व्यक्ति को, स्टार को लगाना वहां से चुनाव लड़ाना चाह रही थी। अब देखना है आगे क्या रणनीति बनती है और क्या पवन सिंह को कहीं दूसरी जगह से एडजस्ट किया जाएगा, क्या बिहार में किसी दूसरी सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा या केवल एक स्टार प्रचारक बनकर रह जाएंगे, इस बारे में भी फैसला अभी होना बाकी है। आज की मीटिंग के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, तकरीबन 1 घंटे से मुलाकात जो है वो हो रही है पवन सिंह की जेपी नड्डा के साथ, जिनके साथ इस वक्त मंगल पांडे की भी मौजूदगी बताई जा रही है और चर्चा मंथन इस बात को लेकर कि हो सकता है संभवतः पवन सिंह, जिन्हें पार्टी के ही कहने पर आसनसोल से अपना नाम वापस लेने की बात सामने आ रही है और अब दूसरी जगह से उन्हें क्या संभवतः मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखना होगा। इस बीच चर्चा ये भी कि हो सकता है कि अब उस आसनसोल सीट से किसी स्टार को ही, जिनमें अक्षरा सिंह का नाम भी चर्चाओं में शामिल है, लड़ाया जा सकता है। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो पवन सिंह की जगह अक्षरा सिंह लड़ेंगी चुनाव, इसे लेकर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है। ये राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में जो जनता का आक्रोश है, अब उसका एहसास बीजेपी के उम्मीदवारों को भी होने लगा है। आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पवन सिंह जी को उम्मीदवार बनाया, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब दूसरी कलाकार अक्षरा सिंह जी का नाम आ रहा है। बीजेपी को राजनीतिक कार्यकर्ता नेता नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, कलाकारों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में सफाया तय है, ये एहसास सबको है, इसलिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। आसनसोल से पवन सिंह जी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन ट्विटर के माध्यम से खबरें आई कि किसी कारणवश पवन सिंह जी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसमें इतना बड़ा क्या हो गया? लोकतंत्र में कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार निजी कारणों से या किन्हीं अन्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि वहां से उम्मीदवार कौन होंगे। आसनसोल से पवन सिंह ने क्यों चुनाव लड़ने से इनकार किया, ये वो बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत पार्टी चलती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, ये पार्टी तय करती है। ये चुनाव समिति तय करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करते हैं, शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। इसमें और कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और कौन चुनाव क्यों नहीं लड़े, ये तो वही बता सकते हैं। देखिए, पवन सिंह तो राजनीति के लिए नए आदमी हैं, उनका इनकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर सदस्य हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने दिल्ली में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जयंत सिन्हा जी, कोर भाजपाई, उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेटर, उन्होंने इनकार कर दिया। पवन सिंह जी ने तो इनकार किया ही किया। आज की तारीख में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने से लोग डर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता 10 साल का हिसाब मांगेगी, पूछेगी बताओ आपने क्या किया है देश के लिए। क्या जवाब देंगे ये लोग? तो अब इस पर सियासत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है कि आखिर पवन सिंह ने इनकार क्यों किया। और अब जो विरोधी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ पवन सिंह ही क्यों, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, जिन्होंने
लड़ने से इनकार कर दिया। ये कहा जा रहा है कि ये लोकप्रियता घटने की वजह से रही। लेकिन पवन सिंह ने क्यों इनकार किया वो भी जरा जान लीजिए। पवन सिंह भोजपुरी के एक बड़े फिल्म स्टार हैं और पवन सिंह को भोजपुरी का पावर स्टार भी कहा जाता है। ऐसे में फॉलोइंग जो है, उनकी फैन फॉलोइंग पवन सिंह की वो बहुत ज्यादा है। वो एक वोटर के तौर पर पार्टियां उन्हें इस रूप में भी देखती हैं। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनावी मैदान में उतारा उम्मीदवार के तौर पर। उन्होंने कहा कि भाई आप आसनसोल से उम्मीदवारी अपनी दिखाइए और उसके बाद वहां से चुनावी मैदान में उतरिए, क्योंकि आसनसोल में बिहार के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं और वहां से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं जो खुद एक फिल्म स्टार रहे हैं। चूंकि पवन सिंह की उम्मीदवारी टीएमसी को झटका लगा सकती थी, यही वजह है कि टिकट मिलते ही टीएमसी ने पवन सिंह को टारगेट करना भी शुरू कर दिया। पवन सिंह के उन गानों को वायरल किया गया जिनमें बंगाल का जिक्र किया गया था कि देखिए भाई, बंगाली अस्मिता से उसे जोड़ दिया गया। पवन सिंह ऐसे गाने गाते हैं जिसमें बंगाल को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और पवन सिंह को महिला विरोधी बताने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई। चूंकि संदेश खाली में बीजेपी महिलाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, टीएमसी के इस तरह के मैसेज से बीजेपी के मुहिम को झटका लग सकता था। हो सकता है कि यही वजह रही हो कि पवन सिंह ने खुद ही उम्मीदवारी वापस ले ली। हालांकि पवन सिंह एक कलाकार हैं, पवन सिंह खुद गाना नहीं लिखते हैं, बल्कि जो राइटर गाना लिखकर देते हैं उसे ही वो अपनी आवाज से सजाते हैं। ऐसे में एक कलाकार के गाए गाने को लेकर क्या इस तरह की निगेटिव माहौल बनाना ठीक है, ये भी सवालों में लोगों के जहन में जरूर है। लेकिन इस वक्त उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वहां से ले ली है, वो इस आसनसोल सीट से तो अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी ने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद की भीड़ रैली में नहीं थी, रैली में माले के लोग मौजूद थे। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद की राजनीतिक हैसियत अब कुछ है ही नहीं। सम्राट चौधरी से खास बातचीत की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। राजद की बड़ी रैली हुई। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि हिंदू नहीं है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, लालू प्रसाद यादव ने कल प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और हिंदुत्व पर भी सवाल उठाया। देखिए, लालू प्रसाद जी का चेहरा ही आप समझ लीजिए कि वो हिंदू विरोधी है। राम विरोधी कौन है? लालू प्रसाद जी। लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कल एक बड़ी रैली हुई, दावा है कि बड़ी संख्या में लोग आए और अब परिवर्तन बिहार में होगा, राजनीतिक परिवर्तन। किस चीज का? लालू प्रसाद जी का भीड़ कहाँ था? वो तो माले, लाल झंडा दिख रहा था, तो माले वाले का होगा। लालू जी के साथ कहाँ भीड़ है? वोट दिला सकते हैं क्या लालू जी? पर सम्राट चौधरी ने बड़ा निशाना साधा है। कैमरा सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बिहार में लाखों युवाओं के हाथों में नौकरी दी गई। इन्हें लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच अब क्रेडिट लेने की होड़ लग गई है। कल जन विश्वास रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नौकरी पर क्रेडिट लिया। वहीं आज जेडीयू की तरफ से प्रदेश कार्यालय के बाहर 2 बड़े पोस्टर लगाए गए। बिहार में रोजगार, नौकरी और परिवारवाद को लेकर के लगातार सियासत देखने को मिल रही है, जहां शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और नौकरी को लेकर के निशाना साधा आरजेडी के ऊपर, वहीं कल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी परिवारवाद को लेकर के पलटवार किया। बिहार सरकार पर नौकरी को लेकर के जो सियासत की जा रही है उस पर निशाना साधा और तेजस्वी ने बताया कि नौकरी हमने दी, 5 लाख के करीब जो नौकरी दिया गया वो हमारी पहल से दी गई। अब इसका जो है जवाब जेडीयू की तरफ से दिया गया है। आप देख सकते हैं ये जेडीयू का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पूरा बिहार हमारा परिवार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये पोस्टर पटना पड़ा। ठीक है भैया, चलिए, सब समय की बात है, सब समय की बात है। चलो, तो पवन सिंह को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे कि आखिर क्या वजह रही कि आपने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, अपनी उम्मीदवारी वहां से हटा ली। उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि समय की बात है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।